बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंपनी के बारे में कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। जाहिर है पहला चैप्टर है तो ये एक किस्म का ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी चल रहा है। हमने कहा जी कंपनी के बारे में कल हमने बातें की कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। कंपनी के मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड। अब ये लोगों के लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है कि यार मैं जिस इदारे के साथ काम कर रहा हूँ उस इदारे के जो ऑनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी तो क्या है, लिमिटेड है। तो ये कैसे लोगों को कैसे वार्न किया जाए, इस बारे में कैसे बताया जाए कि यार अब आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे हो, और कौन लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग हैं, जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं। जिसने पैसे लेने हैं उसका कंसर्न हो सकता है कि सामने वाले बंदे की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। अब ये बात उसको बतानी कैसे है, तो ये बात लिखिए, हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड। द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉ द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद कंपनी। कंपनी के साथ जो भी डील कर रहा है, इसीलिए कंपनी के नाम के साथ ही क्या लिख दिया लॉ ने, लिमिटेड। ठीक है ना। आज हम आगे चलेंगे तो कुछ के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, कुछ के साथ एसएमसी लिमिटेड लिखा होगा, लेकिन लफ्ज़ लिमिटेड सबके साथ लिखा होगा। तो ये लिमिटेड असल में क्या शो कर रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है। दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम, और बाकी जो अगर कोई पब्लिक लिमिटेड है तो वो खाली लिमिटेड लिख रही होंगी, तो लफ्ज़ लिमिटेड हमें वार्न कर दिया करेगा। लॉ गवर्निंग ऑफ कंपनी, कंपनी को कौन सा लॉ गवर्न करेगा, रेलिवेंट लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017। आपको मालूम है, अब जाहिर है आप इस कंपनी लॉ तक पहुंच गए, इससे आपने और लॉज भी पढ़े हैं। जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका सेक्शन 1 उसका कोई एक नाम रख देता है, नॉमेनक्लेचर उसका डिफाइन कर देता है। जैसे आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़कर आए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए, पार्टनरशिप एक्ट पढ़कर आए, सेल टैक्स एक्ट पढ़कर आए। इसी तरह कंपनीज एक्ट 2017 बता रहा है कि ये 2017 में बना। इससे पहले हमारा पुराना लॉ होता था 1984 का। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त 1984 का था ये लॉ। फिर इसको अमेंड करके जाहिर है कुछ नई चेंजेस आ गई, वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवा दी गई। फिर कंपनी को गवर्न करने के लिए सबसे ऊपर आ गया लॉ इटसेल्फ। फिर कंपनी के कुछ अपने डॉक्यूमेंट हैं जहां कंपनी अपने रूल्स बना लेगी। वो दो डॉक्यूमेंट हैं, वन इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदर इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनके ऊपर अगले चैप्टर में हमने डिटेल में गुफ्तगू करनी है। फिलहाल सिर्फ एक मोटा सा लफ्ज पढ़ने लगे हैं। अ कंपनी मस्ट आल्सो हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेमोरेंडम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कंपनी का कानून, लॉ। और आर्टिकल्स क्या हैं, बाई लॉज। जैसे कभी इनकम टैक्स में आपने पढ़ा था कि जी एक्ट के अंदर मोटी मोटी बातें लिखी होती हैं और तफसीलात रूल्स के अंदर लिखी होती हैं। यहाँ मोटी मोटी बातें लिखी होंगी और यहाँ तफसीलात लिखी होंगी। ठीक है। लेकिन इन दोनों डॉक्यूमेंट को हमने डिटेल में अभी अगले चैप्टर में जाकर पढ़ना है कि मेमोरेंडम क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, आर्टिकल्स में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं, क्या एक दफ़ा लिख दी है तो दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारी बातें आएंगी अगले चैप्टर के अंदर। इसके बाद आ गया जी हमारा लर्निंग आउटकम 2 शुरू हो गया है, डेफिनेशंस एंड टाइप ऑफ कंपनी। अब कुछ डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस की जा रही हैं लॉ के अंदर, जिससे हमें कुछ बातें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। नंबर 1, कंपनी की अपनी डेफिनेशन। आपको मालूम है, हमने ये बात भी, अगर आप लॉ इस तरह पढ़कर आए हुए हैं तो आपको मालूम है कि जब किसी भी लॉ को बनाते हैं तो आम तौर पर उस लॉ का जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन 1, वो क्या करता है, वो नाम वगैरह डिफाइन कर लेता है, जुरिस्डिक्शन डिफाइन कर लेता है, एप्लीकेशन डेट, कब से ये लॉ अप्लाई होगा, ये चीज़ें डिफाइन कर लेता है। सेक्शन 2, डेफिनेशन। लॉ में कभी भी किसी चीज़ की डेफिनेशन क्यों लिखी होती है, अगर
क्योंकि लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर लॉ इंग्लिश के किसी लफ्ज़ का मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग से हटाकर इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर लॉ उसको पहले डिफाइन कर लेगा, वो लॉ उसको डिफाइन कर लेगा। और अगर जो डिक्शनरी में लिखा है वही मीनिंग है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी लॉ किसी चीज़ को डिफाइन करता है इसका मतलब है हम आम रूटीन से हटकर उसकी कोई डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं। तो सेक्शन 2 वो एप्रोप्रिएट जगह होती है जहां पर इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, मसलन कंपनी की डेफिनेशन। और फिर ये भी बात हमने पढ़ी होगी कि जो डेफिनेशंस है ना ये 3 तरह की हो सकती हैं। कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनका आगाज मीन्स से हो रहा होता है, जैसे मैंने यहां रेड किया उसको। और कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनका आगाज इंक्लूड से हो रहा होता है, और कुछ में ये दोनों चीजें लिखी होती हैं, मीन्स एंड इंक्लूड। अगर किसी डेफिनेशन का आगाज ऐसे हो रहा हो, लफ्ज मीन्स से हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। यानी लॉ ने क्या किया, डिक्शनरी मीनिंग को यकसर ख़त्म कर दिया। उसने कहा यार बस इस लफ्ज़ का आज के बाद सिर्फ ये मतलब है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। कहते जिसके अलावा कंपनी का अगर डिक्शनरी में कोई मीनिंग हो तो हमें उसका कोई पता नहीं है। हमने ये इंटरप्रेट कैसे किया, लफ्ज मीन्स की वजह से। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। कंपनी लॉ की डेफिनेशन, कंपनी लॉ मीन्स, फिर रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। कंपनी लॉ मीन्स द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913 and Companies Ordinance 1984 and Companies Ordinance 2016 and also include Companies Act 2017 unless the context provide otherwise। वो कहते हैं यार देखो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2000 लेटेस्ट ही है। इससे पीछे हमने बनाया था 2016, उसमें बहुत सारे एरर हो गए थे, उसे फौरन ही चेंज करना पड़ गया। उससे पीछे चले तो फिर 1984 का। अब हमने कंपनी कहा, ऊपर जरा डेफिनेशन देखें, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2000। अगर यहां रुक जाते तो हजारों की तादाद में जो कंपनीज थी वो कंपनी की डेफिनेशन से निकल जाती, क्योंकि जो पुरानी कंपनीज चली आ रही हैं, हमने तो कहा कि नहीं सिर्फ वो इदारे जो 2017 के लॉ के तहत बने हैं। इसका मतलब है सिर्फ दो अर्लीस्ट भी आप ले लो तो 2017 से ऑनवर्ड की कंपनीज रह जाती। तो वो जो 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी कंपनीज है उनका क्या बनता, वो कंपनी की डेफिनेशन से ही निकल जाती। अब कहते नहीं नहीं सर वो रहती नहीं रहती, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मीन्स, आज के बाद सिर्फ डेफिनेशन ये बच गई है। अब पिछले तमाम लॉज का उठाकर हमने नाम क्या रख दिया, कंपनी लॉ। जब करंट लॉ की बात करनी होगी तो क्या करा करेंगे, कंपनीज एक्ट 2000। और जब पिछले सारे ही कौन से, 1913 वाला भी, 1984 वाला भी, 2016 वाला भी, ठीक है ना। और इटसेल्फ ये, इसको क्या कह दिया करेंगे। अब इसका मतलब है ऊपर मतलब ये बन गया कि 1913 के एक्ट से लेकर आज तक जो भी कंपनी बनी है वो भी कंपनी की डेफिनेशन में ही है हमारे मुल्क में। बात समझ आ गई। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन आ गई जी, बॉडी कॉरपोरेट। कल हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन इंक्लूड्स, कौन सी डेफिनेशन आ गई, ये वाली डेफिनेशन आ गई। जब कोई डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू हो रही हो ना तो इसका मतलब होता है डिक्शनरी में जो लिखा है वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है, हम उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं या क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जब कोई डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू हो रही हो तो इसका मतलब है
कि जो डिक्शनरी का मीनिंग है या आम जबान में उस माशरे में उसका जो मीनिंग है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। कुछ चीजें हम फर्दर क्लैरिफाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और यहां मतलब था कि जो माशरे का मीनिंग है वो कैंसल, वो खत्म, सिर्फ ये मीनिंग रह गया जो यहां लिखा गया। इस दो बातों का फर्क समझ आ गया? तो कुछ डेफिनेशन मीन से शुरू हो रही होती हैं और कुछ डेफिनेशन इंक्लूड से। तो जैसे आ गया बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन इंक्लूड्स। नंबर 1, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, यानी नए वाली कंपनीज भी और पुरानी कंपनी। इसका नाम हम रख देते पुरानी कंपनी। इसका मतलब है हर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट भी है, ठीक है ना? कंपनी कंपनी तो है ही है, साथ ही उसको एक और स्टेटस मिल गया, कौन सा? बॉडी कॉरपोरेट भी। अच्छा जी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ मीन्स पुरानी भी सारी आ गई। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, और कोई ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में ना बनी हो, बल्कि कहाँ बनी हो? किसी और मुल्क में बनी हो, यूके में बनी है, यूएई में बनी है, सऊदी अरेबिया में बनी है, किसी और दुनिया के रीजन में बनी है। अगर वहाँ के लॉ के मुताबिक कंपनी बनी है तो वो भी हमारी किताबों में क्या है? बॉडी कॉरपोरेट है। ठीक होगी बात? अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन रेलिवेंट स्टैट्यूट। वो कहते हैं अगर कोई इदारा बनाया जाए और उसके कानून में, उसके स्टैट्यूट में लिख दिया जाए कि इस इदारे का स्टेटस क्या होगा? बॉडी कॉरपोरेट का होगा, तो फिर वो इदारा भी क्या कहलाएगा? बॉडी कॉरपोरेट। अच्छा, लॉ का एक मिजाज और समझें। जब लॉ कहीं कोई चीजें लिस्ट करता है ना, 1 2 3 4 5, फर्ज किया 10 चीजें लिखी हुई हैं, सेकंड लास्ट के अंदर हम दो में से कोई एक चीज इस्तेमाल करते हैं, या और या एंड। अगर और लगा हो तो इसका मतलब है इन 10 में से कोई एक चीज भी पूरी हो जाएगी तो आप क्वालिफाई करके, ठीक है ना? और अगर एंड लिख दिया जाए तो सारी पूरी करना जरूरी है। अब इस डेफिनेशन पर आए, चीजें हैं 3, तो सेकंड लास्ट बना दूसरे वाला और वहां लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई इदारा खाली पहली कंडीशन पूरी करके क्या बन जाएगा? या खाली दूसरी पूरी करके बन जाएगा, या खाली तीसरी पूरी करके बन जाएगा। तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं में और की जगह, तो फिर तीनों पूरी करना जरूरी हो जाएगा। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, बट डज नॉट इंक्लूड। तो कहता है ये 3 चीजें, ये 3 लोग शामिल हैं। कौन? हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। कौन से लॉ के तहत? 2017 वाले भी और पुराने वाले भी। हर वो कंपनी जो दुनिया के किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है। हर वो इदारा जिसके लॉ में लिख दिया जाए कि ये इदारा बॉडी कॉरपोरेट है, तो फिर वो इदारा भी बॉडी कॉरपोरेट हो जाएगा। अच्छा जी, वो कहता है लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज होती है ना, जो एज ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई हो, वो कहता है ये कभी भी कंपनी नहीं हो सकती। एक्सक्लूड कर दिया लॉ ने इसको, ठीक है ना? यानी कंपनी होने का मतलब है ये लिमिटेड लाइबिलिटी से काम करेंगे। लॉ कह रहा है नहीं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाले लोग, उसके मालिक, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहनी चाहिए। इसलिए उन्हें ऑप्शन नहीं दी कि वो बॉडी कॉरपोरेट ट्रीट नहीं हो सकते, उनको निकाल दिया। नंबर 2, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ for the time being
which the concerned minister of federal government may by notification specify in this behalf. वो कह रहा है कंपनी को छोड़कर, नॉट बीइंग अ कंपनी छोड़कर, अगर जो फेडरल मिनिस्टर है ना वो अपने अंडर आने वाले किसी इदारे के बारे में नोटिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, तो फिर वो इदारा भी बॉडी कॉरपोरेट नहीं हो सकता। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि बात आपको समझ आए। मसलन हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम सबसे पहले घर से एग्जांपल शुरू करते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक लॉ, एक ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहा है। 1961 का एक ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना, 1961 का एक ऑर्डिनेंस। अब जरा देखिए, अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन रेलिवेंट स्टैट्यूट। व्हाट इज रेलिवेंट स्टैट्यूट फॉर ICAP? समझ आई? इस लॉ में क्या लिखा है, मैंने उसके थोड़े से जस्ट आपको बेटर आइडिया देने के लिए उसका थोड़ी सी बातें यहां लिखी, ठीक है। मसलन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑल पर्सन हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड एट द commencement of this ordinance, and all person who may hereafter have their name entered in registered under provision of this ordinance, so long as they continue to have their name borne on said registered, are hereby constituted a body। आप सारे दिन रात क्या मेहनत कर रहे हो इस रजिस्टर में अपना नाम एंटर करवाने के लिए। When you qualify, तो आपका नाम भी यहाँ, अल्लाह खैर आफियत रखे, एंटर हो जाएगा। जी, कंपनी में अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, एक मिनट और दे दो। द इंस्टीट्यूट शैल परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, एंड शैल हैव पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, एंड शैल बाय इट्स नेम सू एंड। अब ये सारे कल हमने करेक्टर पढ़े थे कंपनी के, लेकिन ये है बॉडी कॉरपोरेट, यानी हमने कंपनी के करेक्टर दे दिए हैं किसी इदारे को। अब अगर ICAP कोई गलत काम करे तो ICAP पर मुकदमा होगा। ICAP ने किसी के खिलाफ मुकदमा करना है तो ICAP अपनी हैसियत में मुकदमा करेगा। यानी बॉडी कॉरपोरेट को भी क्या स्टेटस मिल गया? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिल गया। दूसरी बात, दूसरी एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के बहुत सारे इदारे होंगे। अब ये इटसेल्फ बज़ाहिर कंपनी नजर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि ये इदारे होंगे, किसी लॉ के तहत बने हुए होंगे, लेकिन उस लॉ में लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है कि दे आर ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। ये बात अगर लिखी हो तो इसका मतलब है दे आर ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा जी, दिस एक्ट में बी साइटेड एज स्टेट। अब ये वही स्टेट बैंक के बारे में ऐसे आपको जस्ट ऑर्डिनेंस देने के लिए। अच्छा जी, आगे डेफिनेशन आ गई, नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई। आपको पता है डेफिनेशन कहाँ लिखी होती है? सेक्शन 2 में लिखी होती है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 35। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट। अब बॉडी कॉरपोरेट भी एक तरह की कंपनी हो गई है। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ऐसी कंपनी जिसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से बाहर हुई। पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन हो रही हो तो कहाँ हो रही होती है? SECP में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हर मुल्क में इस तरह का एक इदारा है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। जैसे हमारे मुल्क में इसका नाम 1999 से पहले CLA होता था, कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी। फिर हमने इसको थोड़ा रेनोवेट कर दिया, थोड़ा इसकी चीज़ें चेंज कर दी और इसका नाम क्या रख दिया? SECP रख दिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं ऐसे इदारे, ऐसी कंपनीज या बॉडी कॉरपोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, which
हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान वेयर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकल और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। सारी दुनिया के इदारों का तो हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है ना। हम फॉरेन कंपनी किसको देखना चाह रहे हैं? ऐसी कंपनी जो बनी पाकिस्तान से बाहर है और उसकी कोई ब्रांच या लाइसेंस ऑफिस भले फिजिकल शक्ल में भले ऑनलाइन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में पाकिस्तान में काम कर रही हो, तो फिर हम उस कंपनी को क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। और इसका मतलब है कोई एक कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी, या किसी भी और तरीके से कोई कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही हो और पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड ना हो, तो ये कौन सी कंपनीज कहलाएंगी? फॉरेन कंपनीज कहलाएंगी। मसलन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। एप्पल आ गया, गूगल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, ये सारी कंपनीज क्या कहलाएंगी पाकिस्तान में? फॉरेन कंपनी। अनटिल एंड अनलेस कि वो अपनी एक कंपनी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड करवा ले। बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने अपनी कंपनी हैं वो फॉरेन कंपनीज, लेकिन उस कंपनी का काम ऐसे है कि वो क्या करते हैं, जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ एक लोकल कंपनी बनाते हैं, अपनी सब्सिडरी बना लेते हैं। ठीक है ना? जैसे होंडा की एग्जांपल हो सकती है, बाटा की एग्जांपल हो सकती है, लीवर ब्रदर की एग्जांपल हो सकती है, जिलेट की एग्जांपल हो सकती है। ये सब कंपनीज कौन सी हैं? फॉरेन कंपनीज हैं। लेकिन इनका काम करने का स्टाइल क्या है? इन्होंने हर एक ने जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड, बाटा पाकिस्तान लिमिटेड, लीवर ब्रदर पाकिस्तान लिमिटेड, इनकी कंपनी पाकिस्तान में भी इनकॉर्पोरेटेड है। तो जो पाकिस्तान की कंपनी है वो तो हमारे लिए क्या बन गई? फिर एक नॉर्मल कंपनी बन गई। अच्छा जी, इसके बाद शुरू हो रहा है टाइप्स ऑफ कंपनी जी, यानी जहां से राब्ते में आप आ रहे हो। टाइप ऑफ कंपनीज, वो कहते हैं कंपनी की अगर हमने टाइप्स कैटेगराइज करना हो तो 3 बुनियादों पर किया जा सकता है। पहली बुनियाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, शेयर के एंगल से देखें कंपनीज को, या ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, और तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंपनी को सेग्रीगेट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। वो कहते हैं अगर इसकी बुनियाद पर देखें ना तो कंपनी की 2 मेन कैटेगरीज बनेंगे। द वन इज प्राइवेट कंपनी एंड अदर इज पब्लिक कंपनी। ठीक है? फिर थोड़ा प्राइवेट कंपनी के अंदर उतरेंगे तो पता लगेगा इसके अंदर इटसेल्फ 2 टाइप्स हैं। पहली बात है प्राइवेट कंपनी कहते किसको है? वो कहता है एक ऐसी कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। अच्छा, 2 अल्फाज इस्तेमाल करता है लॉ। एक लफ्ज है रिस्ट्रिक्ट, लिख लें कहीं अपने पास, कॉपी निकाल लिया करो, तुम लोग तो ऐसे बैठ जाते हो। कुछ थोड़ा थोड़ा तो लिखते रहे ना। रिस्ट्रिक्ट, जब किसी चीज के बारे में लॉ ऐसे लिखे रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब है मना है, ममनू है, लेकिन कुछ हालात में इजाजत मिल जाएगी। कोई कंडीशन लगी होगी, कोई कंडीशन लगी होगी, जो कंडीशन पूरी करेगा वो उसको इजाजत होगी। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर, यानी शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं लेकिन कोई कंडीशन लगी होगी। और एक लफ्ज होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब है किसी भी तरह इजाजत नहीं है। ठीक है ना? प्रोहिबिट का मतलब हो गया किसी भी तरह इजाजत नहीं है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कोई कानून होगा, कोई उसूल होगा, जो उसको फॉलो कर लेगा उसके लिए इजाजत हो जाएगी। लेकिन प्रोहिबिट का मतलब है किसी को किसी सूरत ये काम करने की इजाजत नहीं है। तो क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो ही नहीं सकते? नहीं, हो सकते हैं। अगर ये लिखना होता तो लिखते प्रोहिबिट राइट टू ट्रांसफर। बात समझ आ रही है? नंबर 2, लिमिट मेंबर टू 50।
वो कहते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग इसके मेंबर होंगे एक वक्त में। 50 से ज़्यादा अगर कंपनी बड़ी बनानी है तो फिर आप प्राइवेट कंपनी ना बनाएं, कहाँ जाएं? पब्लिक कंपनी में जाएं। तीसरी बात, प्रोहिबिट इनविटेशन टू, वो कहता है आप जनरल पब्लिक से कभी भी पैसे नहीं मांग, कभी भी। प्रोहिबिट का मतलब है कोई ऐसी सूरत नहीं है आप पैसे ले सके। तो दोनों लफ्ज आ गए, रिस्ट्रिक्ट भी आ गया, प्रोहिबिट भी आ गया। यानी ये कंपनी जनरल पब्लिक को अखबार में इश्तहार देकर कि आए हमारे शेयर खरीद लें, ऐसे नहीं पैसे इकट्ठे कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। इसका मतलब है लॉ क्या चाह रहा है, ये एक किस्म की फैमिली ओन्ड, फ्रेंड्स ओन कंपनीज होंगी। हम 5-7 दोस्त मिल गए, हमने कहा यार हम एक कंपनी बना लेते हैं, इतने इतने पैसे डालते हैं, ये काम शुरू कर देते हैं। एक है कि नहीं, मेरे जहन में एक आइडिया आया है और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं हम 5-7 लोग क्या, मैं पूरे मुल्क के लोगों को दावत दे रहा हूँ मेरी कंपनी में शामिल हो जाए। तो लॉ कह रहा है नहीं नहीं, फिर ये वाली कंपनी नहीं बनानी पड़ेगी, फिर ये वाली बनानी पड़ेगी। इधर ऐसे अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक को इनवाइट करना कि मेरी कंपनी के शेयर खरीदें, ये प्रोहिबिट है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब है, चलो हलाल आराम से बाहर आ जाओ यार, बाहर आ जाओ तुम। हरगिज नहीं करा, शाबाश, हरगिज नहीं करा, ममनू है, ठीक है जी। अच्छा चलो यार इधर इस आसान कोई बात कर लेते हैं, हम इंग्लिश में ही कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट्स। वो कहता है अगर किसी कंपनी के जो कानूनी कागजात है ना, सर कानूनी कागजात कौन से हैं? आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। अगर उनमें ये 3 बातें लिखी हुई हैं तो फिर वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक होगी बात? वो कहते हैं हाँ, इन 3 उसूलों के अंदर रहते हुए 2 तरह की कंपनीज बन सकती हैं। वन इज कॉल्ड SMC, सिंगल मेंबर कंपनी, एंड अदर इज कॉल्ड अदर देन SMC या प्राइवेट कंपनी। ठीक होगी बात? यानी एक आदमी भी ये कंपनी बना सकता है और एक से ज्यादा यानी 2 से लेकर 50 तक ये कंपनी बना सकते हैं। अच्छा जी, फिर आगे पब्लिक कंपनी। पहले लॉ ने तो बात ना जरा और तरह से की, कंपनी विच इज नॉट ए, वो कहता है जो प्राइवेट नहीं है वो कौन सी है? पब्लिक है। लेकिन अगर हमें कभी डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन द पब्लिक कंपनी और आगे मार्क्स लिखे हो 3, तो फिर हम उनका रिवर्सल लिखेंगे। फिर हम उनका रिवर्सल, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर, लिमिट मेंबर टू 50, डू नॉट लिमिट इट्स मेंबर, रिवर्सल कर देते हैं ना। प्रोहिबिट इन्विटेशन नहीं, अलाउ इन्विटेशन। इन्विटेशन की वजह से ही तो इधर गए हैं कि यहां हम दुनिया से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, हम पाकिस्तान बन सकते हैं, ठीक है ना। कैन ऑफर टू जनरल पब्लिक। अच्छा जी, अब दो बातें देखें। 2 तरह की कंपनीज आ गई। एक वो कंपनी जो लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने मेंबर से पैसे लेगी, नए मेंबर बनाने के लिए अखबार में इश्तहार देकर लोगों को इनवाइट नहीं करेगी। आगे चैप्टर्स में चलेंगे तो ये बात बड़ी तफसील में आएगी। एक वो कंपनी नहीं जिसे इख्तियार है लोगों से पैसे ले, मसलन निशात मिल, MCB, ये सारी बड़ी कंपनी तो यही कंपनी थे ना, जो लोगों से पैसे इकट्ठा कर, हमारे से पैसा इकट्ठा करके कंपनी चल रही हैं, हम भी उसमें एज ए ऑनर हैं। अच्छा जी, वो कहते फिर ये जो कंपनीज है ना, ये भी 2 तरह की हैं। एक का नाम आ गया अनलिस्टेड कंपनी और दूसरा आ गया, अब इसमें क्या फ़र्क है? इसे हम 2 तरह से फ़र्क निकालते हैं। जो रियल फ़र्क है पहले वो लिखते हैं। अनलिस्टेड कंपनी क्या है? कैन ऑफर बट नॉट येट ऑफर्ड। लीगली शेयर पब्लिक से मांग सकते हैं लेकिन अभी मांगे नहीं। बात समझ आई है? और दूसरी कंपनी कौन सी है? जो शेयर मांग सकते थे
और मांग भी लिए हैं, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई हुई है जी। पाकिस्तान इज अ लिस्टेड कंपनी। जितने मांग सकते थे सारे मांग लिए, अब आगे लोग देने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, तो बात समझ आ गई जी। हम कह रहे थे कि कंपनी को कैसे कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर के एंगल से। क्या शेयर जनरल पब्लिक को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो फिर कौन सी कंपनी बनेगी? कितने मेंबर रख सकते हैं? 50 ज्यादा से ज्यादा। क्या शेयर किसी को भी सेल कर सकते हैं? कहते नहीं, रिस्ट्रिक्शन होगी। उधर आए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे शेयर खरीदने हैं, स्टॉक एक्सचेंज जाऊं, खुली हुई है, मैं अभी खरीद लूं। ना मेरे से मेरी ज़ात पूछी जाए, ना मेरा प्रोफेशन पूछा जाए, ना मेरा रिलीजन पूछा जाए, कुछ ना पूछा जाए, पैसे देखे जाए मेरे पास हैं तो मुझे शेयर मिल जाए। ठीक है ना, इसको कहते हैं डू नॉट रिस्ट्रिक्ट। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, किसी भी बंदे को शेयर बेचे जाए, कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी दूसरे को शेयर बेच सकता है। अच्छा जी, जनरल पब्लिक से भी शेयर लिए जा सकते हैं, और अगर ले लिए हैं तो फिर लिस्टेड। एक तरीका डिफाइन कर, ये रियल तरीका। एक दूसरा तरीका भी है, ऐसी कंपनीज जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में कितनी स्टॉक एक्सचेंज है? एक ही है, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जिन कंपनीज के शेयर वहां ट्रेड हो रहे हैं, दे ऑल आर लिस्टेड कंपनी, और जिनके शेयर वहां ट्रेड नहीं हो रहे और वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो फिर वो क्या है? पब्लिक लिमिटेड। क्लियर होगी जी बात? अब अगर इसकी बुक रीडिंग करनी है तो यही सारी बातें बुक में आ गई। ठीक है, मसलन जी, डेफिनेशन सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी। सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स restrictive definition, a company which has only one member. It is a company which consists of a single member who is also director of a company. यानी शेख रशीद को सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। ठीक है ना, वो एजाजुल हक साहब की भी एग्जांपल होती थी, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीटीएम की तो जान छुट गई। ठीक है ना, तो मेरी अभी कोई कंपनी नहीं है, मेरी असल वाली कंपनी है। अच्छा जी, अ सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर। एक ही मेंबर है, वही डायरेक्टर है। ठीक है ना, सब जाहिर है सारे कैरेक्टर फिर उसी को ही अज्यूम करने पड़ेंगे। It is a company which consists of a single member who is also director of the company. These companies are governed by special rule. In these companies, SMC PVT Limited is added to name of the company. तो limited ऐसे फिर भी आ गया, वो जो हमने कहा था how creditor are warned, वो यहाँ से warn हो रहे हो। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, अगर हम कोई ज़्यादा पीछे चले जाएं तो ये कंपनी अलाउ नहीं होती थी। ये पिछले 10-12 सालों में अलाउ हुई सिंगल मेंबर कंपनी बनाना भी, अदरवाइज कंपनी कम से कम 2 लोग बनाया करते थे। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, इसलिए वहां मैंने ऐसे लिखा कि लॉ ने इसको ऐसे लिखा, अदर देन एसएमसी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल क्या है? बायलॉज ऑफ द कंपनी, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। इसके बायलॉज में क्या लिखा हो? नंबर 1, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। एंड इसके मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। ठीक है, यानी 2 कंडीशन लगा दी और बीच में क्या लगाया? इसका मतलब है दोनों का साइमल्टेनियसली पूरा होना जरूरी है। ठीक है ना, जब भी ऐसे लिस्ट बनकर चल रहे हो और एंड आ जाए तो क्या मतलब है? सारी कंडीशन एक वक्त में पूरी होनी जरूरी है।
हाँ जितनी भी मैंने सारी बोला इसीलिए। ठीक होगी बात। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, लिमिट मेंबर, प्रोहिबिट इन्विटेशन, और इसके दरमियान एंड आ गया। इसका मतलब है तीनों कंडीशन एक वक्त में पूरी करनी पड़ेंगी। प्रोवाइडेड दैट where two or more person hold one or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as single member. अब यहां से एक बड़ा अच्छा MCQs डिजाइन हो सकता है यहां से ही। क्यों कहे जनाब, एक कंपनी है, देखिए एक कंपनी है जिसके मेंबर्स की तादाद ऐसे गिवन है, वो कहता है जी कोई एक नाम रख लें, कोई एक कंपनी है जिसके लिस्ट ऑफ मेंबर का हमने टोटल लगाया तो ये 62 आ रही है, और कंपनी कौन सी है, PVT। ठीक है ना। उन्होंने कहा जी ऑडिटर ने किसी एक डायरेक्टर ने एतराज किया है, हमने कंपनी लॉ की वायलेशन कर दी है, क्योंकि हमने तो अपने बाईलॉज में लिखा हुआ है कि कितने मेंबर होने चाहिए, 50, तो आपने तो 62 कर दिए हैं, काम खराब हो गया। वो कहते हैं लेकिन आप CA के स्टूडेंट हो, आपने जब इसका एनालिसिस करा तो पता चला कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना वो 3 कैटेगरी में है। कैटेगरी A में ये सारे शेयर होल्डर हैं और ये हैं कोई 45 लोग। कैटेगरी B हैं जो 5 लोग हैं, लेकिन ये शेयर 2 बंदों के नाम है, इसलिए यहां बंदे कितने काउंट हो रहे हैं, 10। और बाकी कैटेगरी C जो है वो कुछ एम्प्लॉइज हैं जिन्हें हमने शेयर दिए हुए। अब इस डेफिनेशन को पढ़ें। लॉ कह रहा था जो बंदे एक से ज्यादा के नाम है उन्हें आपने एक काउंट करना है, 2 नहीं काउंट करना है। प्रोवाइडेड दैट where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as। इस बात को जरा अमलन जिंदगी में समझ लें। फर्ज करें एक हाउसिंग सोसाइटी है। अब प्लॉट बाद दफा एक शख्स के नाम होता है, बाद दफा 2 लोग उसके ज्वाइंट ओनर होते हैं, बाद दफा 4 भाइयों ने, कोई फैमिली ने खरीदा हुआ है एक प्लॉट, 4 लोगों के नाम है। फर्ज करें सोसाइटी ने देखना है कि यार हमारे मेंबर कितने हैं, तो वो हर प्लॉट के बंदे को एक ट्रीट करेगी, हर घर को एक ट्रीट करेगी, ज्वाइंट को 4 नहीं गिनेगी बल्कि 1 गिनेगी। ये बात यहां लिखी हुई, ठीक हो गई। ऊपर एक बात लिखी हुई है जहां 52 एक्सेप्शन थी, एक उसने यहां लिख दी थी लॉ ने, limit the member of its member to not including person who are employment of the company। कंपनी क्या करती है, बाद दफा अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर दे देती है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम आप पढ़कर आए हैं उधर है टैक्स में, ठीक है ना। ये वाले लोग ये भी काउंटिंग में नहीं आएंगे 50 में। इसका मतलब है यहां से एक अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिक नजर आता है, आजकल का जो नया स्टाइल एग्जामिनर का शुरू हुआ। ये 2 लोग निकाल के इन्हें 1 गिनना है और इन्हें गिनना ही नहीं है, एम्प्लॉइज को गिनना ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ क्या लफ्ज लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन, यानी इन्हें एक्सक्लूड रखना है, इन्हें गिनना ही नहीं है और इन्हें 1 गिनना है। ऐसे काउंटिंग करके आए, अगर 50 से ज्यादा लोग हो गए तो फिर आप वायलेशन में चलेंगे। तो जब आपने दोबारा कैलकुलेशन की तो पता चला 50 से कम ही है, कोई वायलेशन नहीं हुई है। क्लियर होगी बात। प्राइवेट कंपनी, अब आजकल का जो दौर है, जैसा एग्जामिनेशन स्टाइल शुरू हुआ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ट्रेंड में जो बातें चल रही हैं ये ट्रेंड में नहीं है कि जी डिफाइन प्राइवेट कंपनी। ये सवाल नहीं एक्सपेक्ट करेंगे आप, बल्कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो सिनेरियो
कि जी बताएं वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, बताएं जी मेंबर ऑफ द कंपनी कितने हैं, काउंट करके बताएं। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है, इनको एक काउंट करना और इनको काउंट नहीं करना। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लॉ ने तो आसानी कर ली, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में डेफिनेशन आ गई तो आप प्राइवेट का रिवर्सल बना के मार्क्स लेने के लिए करेंगे। देखना पड़ेगा मार्क्स कितने हैं। अगर 3 मार्क्स हैं तो फिर ये डेफिनेशन नहीं लिखी जा सकती। और अच्छा तरीका क्या, दोनों लिख कर आएंगे, पहले ये लिखा विच मीन्स और फिर नीचे तीनों का रिवर्सल लिख दिया, क्योंकि अब हमने मार्क्स लेने हैं ना। अच्छा जी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, such form of public company whose securities are listed on an exchange and they are traded as per regulation of that stock exchange. Securities are tradable financial instrument used to raise capital. Tradable का मतलब है बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। It includes equity securities यानी शेयर and debt securities यानी डिबेंचर। यानी लोन नोट को भी बाज़ दफ़ा हम ट्रेड करवा देते हैं। ट्रेड करवाने का क्या फ़ायदा होता है, जिसको पैसे चाहिए अपनी चीज़ बेचकर पैसे ले ले, कंपनी को कोई फ़र्क ना पड़े। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ें, MFA में पढ़ेंगे डिटेल में वैसे आपकी बात। कंपनी से जब आप शेयर ख़रीदते हैं तो इट इज़ अ वन वे ट्रैफिक। क्या मतलब, आपने शेयर ले लिए, वो कहानी हो गई ख़त्म। आप कहें जी मुझे नहीं शेयर चाहिए जी, ये पैसे वापस दे दो जी, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, इररिडीमेबल है। इसका लॉ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियली हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, इररिडीमेबल है, पैसे वापस नहीं मिलने। कहते यार ये क्या बात हुई, तो फंस गए फिर हम। वो कहते नहीं नहीं फंस नहीं गए, जो अच्छी कंपनीज हैं, वो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके शेयर वहाँ बिक रहे हैं मार्केट में, वहाँ जाके बेचकर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ले लो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने गाड़ी परचेज कर ली तो गाड़ी की कंपनी आपको पैसे नहीं वापस करती, आपको खुदा ना खास्ता पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो क्या करें, भाई किसी और को गाड़ी बेच दें। लेकिन होंडा से तो पैसे वापस नहीं आए, किया से तो पैसे वापस नहीं आए, वो पैसे तो उनके पास ही रहे। शेयर भी ऐसे ही हैं। इसी तरह बाद दफ़ा कंपनी क्या करती है, लोन ले लेती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिबेंचर। इसको भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवा दिया। फ़ायदा क्या हुआ, अगर किसी को अपने पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी और को बेच दे, ताकि कंपनी को पैसे वापस ना करने पड़ रहे, जिस काम के लिए पैसे लिए हैं वहाँ इस्तेमाल होते रहे। लिस्टेड कंपनी, listed company means a public company, body corporate or any other entity whose securities are listed on securities exchange। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, public unlisted companies have not made an offer of their share to general public, hence their share are not traded on stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की बुनियादी शर्त है कि पहले आपने पब्लिक से पैसे लिए हो। इसीलिए हमने यहाँ इसको कैटेगरीज कैसे बना ली थी, 2 कैटेगरीज में इसको कन्वर्ट कर लिया था, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। ठीक होगी बात। तो एक्चुअली जब आप एक दफ़ा चीज़ें याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर जो इस तरह मैंने समरीज बनाई हुई है ना, यहाँ से ही आपको काफ़ी हो जाया करेगा। लेकिन क्योंकि शुरू में आपको कुछ वर्डिंग लिखनी भी तो आनी चाहिए ना, कहीं याद भी करना पड़ेगा, कहीं कोई और लफ्ज़ ना आ जाए, कहीं कोई टेक्निकलिटी ना आ जाए। इसके लिए हम सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं कर रहे, इसके लिए हम सारी किताब बिल्कुल एक एक लाइन आपके सामने लाकर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसकी एक एक बात को देख रहे हैं, ताकि बात को बेहतर अंदाज से समझा जा सके। लेकिन की टू सक्सेस वही बात है कि अगर आप रोज़ाना का काम यहीं से रोज़ाना शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको घर जाके लगेगा। अभी
लेकिन अगर आप इसे पाइल अप करते रहेंगे तो फिर वैसे ही हालात क्रिएट हो जाएंगे जैसे हर अटेम्प्ट में पहले होते रहे हैं। तो ये इसलिए अब आपने डिसाइड करना है कि कैसे चल रहे होंगे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी।